हेलो। अब तक हमने देखा था सेल की हिस्ट्री क्या होती है, सेल क्या होते हैं और उनके साइज़ के हिसाब से उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अब आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अब ये जो सेल होते हैं वो सारे सेल एक जैसे नहीं होते, दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट शेप, राइट। अब ये जो अलग अलग शेप जो होते हैं सेल के, उनका इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। जैसे कि सपोज कि एक पेन है, उसका शेप अलग होगा, एक नाइफ होगा उसका शेप अलग होगा, या कोई और यूटेंसिल होगा उसका शेप अलग होगा, और वो शेप के हिसाब से उन सबकी फंक्शन अलग अलग है। यू कैन नॉट राइट विद द पेन, sorry, you cannot write with the knife or you cannot cut anything by the pen because they both have the different different shape, and according to their shape they have the different different function. सो सेम वे हमारी जो पूरी बॉडी है, सब मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो उनके एक बॉडी के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और उनको बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करने होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। तो इन सब फंक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट शेप। तो अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं इरेग्युलर शेप। इरेग्युलर शेप का मतलब होता है दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप लाइक अमीबा इन लोअर एनिमल्स, बट अगर हायर एनिमल या हमारे अंदर देखो तो WBC इज द एग्जाम्पल ऑफ द इरेग्युलर शेप। क्यों इसका इरेग्युलर शेप है? बिकॉज वी नो द WBC का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। अब जब प्रोटेक्शन करने की बात है तो उसको हर एक कोने में जाना है एंड हर एक वेन्स या आर्टरीज या हर एक सेल के पास उसको पहुंचना है। सो बिकॉज ऑफ दैट द शेप इज द इरेग्युलर। सेकेंड शेप हम लिखते हैं दैट इज द स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप जो होता है दैट इज प्रेजेंट इनटू द स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल का काम क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वैसे मसल्स या वैसे ऑर्गन के अंदर ये स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यू कैन नॉट कंट्रोल योर डाइजेस्टिव सिस्टम, यू कैन नॉट कंट्रोल योर लंग्स, यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट। तो ये सारे जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, उनके जो मसल्स है वो स्पिंडल शेप टाइप के सेल से बनते हैं और उन मसल्स को हम बोलते हैं स्मूथ मसल। हम फर्दर चैप्टर्स में इसको डीप में स्टडी करेंगे। स्पॉन्जीज आप लोगों ने हम नाइन्थ के ही नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि स्पॉन्जीज एक ग्रुप है, उसके अंदर कॉलर लाइक सेल्स होते हैं जिसके अंदर वन लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। सो द शेप इज द कॉलर शेप एंड द प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट इनटू द स्पॉन्जीज। रेक्टेंगुलर शेप इन एनिमल प्रेजेंट इनटू द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मतलब वो मसल्स जिसको आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, लाइक आपका हैंड के मसल्स हो गए, लेग्स के मसल्स हो गए, नेक के मसल्स हो गए। तो जो भी मसल्स आप अपनी मर्जी से उसको मूव कर सकते हो वो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स और उनका शेप होता है रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट वन इज द टफ सीलिया that is present into the flame cell, lower organism के अंदर for the excretion such kind of the cells are present. most popular आपको पता है ये सेल that is the न्यूरॉन सेल, जो लॉन्ग होते हैं और जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जिसको पूरी बॉडी के अब टो से लेकर हेड तक सारे जगह पर जहाँ प्रेजेंट होना चाहिए तो उसका ऑब्वियसली शेप कैसा होगा, लॉन्ग होगा, तो वो पूरी बॉडी के अंदर प्रॉपरली स्प्रेड हो पाएंगे। तो ये तो हुई एनिमल्स की बात। नाउ वी सी इनटू द प्लांट। प्लांट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल होते हैं, पर उसमें से हम दो का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर लाइक स्ट्रक्चर दे आर नोन एज दी, दैट इज नोन एज दी स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, तो गैसियस एक्सचेंज के अंदर वो हेल्प करता है और वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपका प्लांट डाइकोट है तो उसके जो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, और ये जो सेल है उसको बोलते हैं गार्ड सेल, राइट। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, तो ये जो पोर है उसको मैनेज करते हैं। ऑब्वियसली गार्ड का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ को रेगुलेट करना, तो अंदर बाहर जा रहा है क्या नहीं प्रॉपरली, तो उसको रेगुलेशन करने का काम किसका होता है, गार्ड का। तो सेम वे स्टोमेटा के ये जो सेल्स है दे आर दी गार्ड सेल, और ये जो गार्ड सेल होता है अगर वो डाइकोट प्लांट है तो उनका शेप जो है वो बीन शेप है, पर अगर वो मोनोकॉट प्लांट है तो डम्बेल जो आप जिम में देखते हो तो डम्बेल शेप के प्रेजेंट होते हैं।
सेम वे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ दी सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द रॉड शेप, रॉड शेप का नाम होता है बैसिलस। कॉमा शेप इट इज नोन एज द विब्रियो। स्पाइरिलियम, स्पाइरल शेप जो होता है दे आर दी स्पाइरिलियम। एंड राउंड शेप उसको बोलते हैं कोकाई। ये याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1 और 2 मार्क्स में शेप ऑफ द बैक्टीरिया पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू नो बैसिलस, रॉड शेप, कोमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पिरिलियम एंड राउंड शेप या स्फेरिकल शेप कोकाई। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। नेक्स्ट जो टाइप्स है, इट टाइप्स ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द सेल। उसके अंदर 2 टाइप्स के सेल्स आते हैं। हमने पूरे जितने भी दुनिया के सेल्स हैं उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका मतलब क्या है होता है, तो पहले तो कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया, जो बेसिक है, जो पहले आया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है एडवांस एंड अगेन कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, तो जिसका न्यूक्लियस एडवांस है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। अब एक सिंपल से एग्जांपल से इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो जो भी पहले आया था या जो प्रिमिटिव है वो ऑब्वियसली कैसा होगा, इट इज़ नॉट एडवांस। लाइक सपोज कि आपका फ़ोन की बात कर ले, तो जब मोबाइल फ़ोन सबसे पहले आए थे तो वो कैसे थे, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ होते थे, दे आर द ब्लैक एंड वाइट, राइट। तो उसके अंदर सिर्फ कॉलिंग के फीचर्स थे, बाकी कोई कैमरा, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम कुछ भी नहीं था। पर धीरे धीरे क्या होने लगा, इट बिकम द एडवांस, उसके अंदर दूसरे दूसरे फीचर्स आने लगे एंड नाउ इट बिकम द स्मार्टफोन। सेम वे जब प्रोकैरियोटिक सेल्स थे तो वो दुनिया में सबसे पहले आए थे, इवोल्यूशन में सबसे पहले आए हैं। तो जब वो सबसे पहले आए हैं तो ऑब्वियसली उनके पास ऐसी कोई सिस्टम ज़्यादा नहीं थी दैट इज़ ओनली कैन लिव। वो सिंगल सेल्स थे और वो सिर्फ क्या कर सकते थे, तो सर्वाइव कर रहे थे। बाकी उनके पास कोई डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट ऑर्गनल्स प्रेजेंट नहीं था। समझ में आ रहा है। तो उनका जो न्यूक्लियस था वो भी कैसा था, प्रिमिटिव था। मतलब कि न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो बनता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जो होता है वो क्रोमेटिन या जिसको आप डीएनए बोलते हो, जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो 2 चीज़ों से आपका न्यूक्लियस बनता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको बाउंड करके रखता है और अंदर कौन होता है, अंदर जो होता है दैट इज़ द क्रोमेटिन। तो ये दोनों चीज़ें जब प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब जब ये प्रोकैरियोट की हम बात करें तो ऑब्वियसली डीएनए के बिना तो कोई भी सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, मदरबोर्ड है। कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप का मदरबोर्ड है, उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है कि डीएनए तो होगा। अब डीएनए तो है और प्रिमिटिव है, मतलब कि कुछ तो नहीं होने वाला, तो कौन क्या नहीं होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब कि ऐसे सेल जिसके पास, प्लीज़ ये बहुत ध्यान से सुनना, कई लोग ये लिख लेते हैं कि दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, दैट इज़ नॉट ट्रू। न्यूक्लियस का मतलब होता है दोनों चीज़ें प्रेजेंट होना। आप जब बोल देते हो कि उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, दैट मीन्स उसके पास क्रोमेटिन डीएनए नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हो, पर दैट इज नॉट ट्रू। दे हैव द क्रोमेटिन मटीरियल, दे हैव द डीएनए, बट उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, दैट इज द करेक्ट वर्ड। तो प्रोकैरियोट के पास क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा, एब्सेंट होगा। जबकि यूकैरियोट इज द कंप्लीट सेल, तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल्स आर दी एडवांस। अगर उस यूकैरियोटिक सेल्स के मैं एग्जांपल लूँ तो फंगल सेल, प्लांट, एनिमल, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर दी यूकैरियोटिक, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। अब जैसे मैंने बताया कि यूकैरियोट जो सेल्स है उसके पास क्या मेनली नहीं होता है, तो वो क्या है, सिंपल सेल है। तो उसके पास सिर्फ क्या होगा, तो उसके पास सिर्फ होगा नॉर्मल से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होंगे वो उसके पास एब्सेंट होंगे। मतलब कि दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होंगे। उसके अंदर जो भी, अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, ये ऑर्गेनल का फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि एक स्पेसिफिक घर की बात कर लो, तो घर में क्या है, हम सबके पास डिफरेंट वर्क होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
कि भाई बाहर जाके कमाने का काम पापा करेंगे, घर में खाना बनाने का और या बाकी सारी जो हाउस होल्ड एक्टिविटी होती है वो मदर करेगी। समझ में? वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, और वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्राइटेरिया है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। आपका काम जो होता है वो पढ़ाई करना होता है, तो हम सबके पास स्पेसिफिक फंक्शन है और हम वही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि जो हमारा प्रॉपर वर्क है वो प्रॉपरली मैनेज हो पाए। पर जैसे कि ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट तो बहुत प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव है तो ऑब्वियसली उनके पास ऐसी कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है या कोई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन उनके अंदर नहीं होता है। उनके अंदर एक सिंपल सा सेल है और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी एक्टिविटीज हो जाती है। जबकि यूकैरियोट एडवांस सेल है, तो एडवांस सेल है तो उसके पास ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, क्लोरोप्लास्ट ले लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ले लो, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्गेनल्स जो है वो हर ऑर्गेनल के पास स्पेसिफिक फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस, या आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इन यूकैरियोट, बट प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती, एक्सेप्ट वन, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसको मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन, प्लीज बी केयरफुल फॉर द MCQ ऑल्सो। कौन सी ऑर्गेनल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो राइबोसोम ओनली द ऑर्गेनल्स विच इज प्रेजेंट इनटू द प्रोकैरियोट एज वेल एज इनटू द यूकैरियोट। तो दिस इज द बेसिक बाइफर्गेशन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे प्रोकैरियोट जो है वो होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसके पास एडवांस न्यूक्लियस है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर एब्सेंट होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगी, राइबोसोम दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का, सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। अब नेक्स्ट हम आगे जाते हैं, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे थोड़ा डीप में, पर अभी हम आगे जाते हैं टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ द सेल्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई होती है, सिंगल सेल, नो सेल डिवीजन, नो लेबर डिवीजन, तो उनको हम बोलते हैं यूनि। यूनि का मतलब होता है सिंगल, एंड सेल्यूलर मतलब सेल। तो जिसकी बॉडी एक ही सेल की बनी है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे, सेल्यूलर मतलब कि सेल की बॉडी बनी हुई है। तो जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल्स के बनी हुई होती है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही सेल प्रेजेंट है। अगर सपोज कि एक घर के अंदर आप सिर्फ अकेले रह रहे हो तो ऑब्वियसली सारे काम आपको ही करने, कपड़े भी आपको धोना है, झाड़ू पोछा भी आपको ही करना है, बर्तन भी आपको धोना है, खाना भी आपको बनाना है, कमाने भी आपको जाना है। सो देयर इज नो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सारे काम आप ही को कर रहे हैं। सो वैसे ही यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है वो उनके अंदर कोई लेबर डिवीजन या कोई भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। पर एक पूरी फैमिली है जिसके अंदर 4-5 लोग रह रहे हैं तो उनके अंदर क्या होगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऑब्वियसली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे सेल हैं, दे हैव द वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी हम डीप में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब नाउ वी मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑब्वियसली उसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मैं जैसे बताऊं वैसे वैसे आपको याद करते जाना है। सबसे पहले उसका जो ये मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यू हैव टू ड्रॉ इट फर्स्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो चीज़ें जाती है उसको वो मैनेज करता है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सो सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन, इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज नोन एज दी सेल वॉल। सो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे हैव द सेल वॉल। अब ये इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है, तो दैट इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकान। प्लीज याद रखना, तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकान। तो दिस इज योर सेकेंड थिंग।
फर्स्ट आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करना है, उसके बाद उसके आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज नोन एज द सेल वॉल, जो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन इन केस ऑफ बैक्टीरिया ओनली, राइट। उसके बाद उसके बाहर, और अगर आप देखो तो ये मैंने जो डैश डैश करके ड्रॉ किया है वो एक एक्सटर्नल लेयर होता है, और ये जो एक्सटर्नल लेयर है वो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता। देर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म विच possess दिस और एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर। ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्यों, क्योंकि सेल के बाहर है, तो एक्स्ट्रा जो सेल्यूलर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। सो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो लेयर है, जो सेल के आउटर मोस्ट लेयर होता है, सो दैट लेयर इज नोन एज दी कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब आपको भी पता है, जब दवाई में कैप्सूल लेते हो तो कैप्सूल क्या होता है, एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो जिलेटिन का बना होता है, पर वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। उसके अंदर जो दवाई होती है, जो पाउडर होता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सेम वे ये जो कैप्सूल है, पर हर दवाई तो कैप्सूल फॉर्म में नहीं होती, राइट। सो सेम वे यहाँ पर हर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं होता है, पर कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसके पास कैप्सूल होता है। अब ये जो कैप्सूल जिसके पास होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। तो दिस कैप्सूल इज ऑल्सो नोन एज द ग्लाइकोकैलेक्स। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आउटर मोस्ट लेयर किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, वो लेयर को हम बोलते हैं कैप्सूल, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्लाइकोकैलेक्स। तो ग्लाइकोकैलेक्स 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज ग्लाइकोकैलेक्स, तो आपको बताना है इट इज अ आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव दैट, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज द कैप्सूल, राइट। उसके बाहर अगर हम देखो तो दिस वन इज योर थर्ड, ग्लाइकोकैलेक्स इज योर थर्ड लेयर। उसके बाहर कुछ ऑर्गेनिज्म के पास ये जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं वो होते हैं, दैट इज नोन एज द फिब्रिन, उसको बोलते हैं फिम्ब्रिन। दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर। हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो फोर्थ वन इज द फिम्ब्रिन। ये फिब्रिन का काम क्या होता है, एडहेशन। एडहेशन मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म को ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ अटैच होना है, तो बाय यूज ऑफ दिस फिम्ब्रिन इट इज अटैच विद दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे कि सपोज के रिवर है, रिवर के अंदर ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं, अब मूव कर रहे हैं और उसको कोई ऑर्गेनिज्म के साथ अटैचमेंट करना है, दैट इज फॉर द वन टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। कुछ यहाँ इस सेल से इस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए उनके पास क्या होता है, ये फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटैक्ट करेगा और जिसकी वजह से एक जगह से मटेरियल दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो फिम्ब्रिन का काम क्या है, एडहेशन, अटैचमेंट करता है, और वो एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, राइट। ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में एक चीज बताना भूल गई, ये स्लाइमी लेयर होता है, ठीक है। तो ये स्लाइमी लेयर जो होता है उसका काम क्या होता है, ऑब्वियसली स्लाइमी मतलब पतला एंड चिपचिपा सा थोड़ा। तो जैसे कि कोई रिवर है, रिवर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं, अब दे डू नॉट हैव हैंड्स एंड लेग टू स्टॉप देमसेल्फ, पर अगर कोई एक जगह ऐसी आई जहाँ पर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर स्टे करना पसंद करेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो तो दे डू नॉट हैव हैंड, राइट, कि किसी चीज़ को होल्ड कर पाए। तो ऐसे में ये जो ग्लाइकोकैलेक्स या स्लाइम, ग्लाइकोकैलेक्स के 2 टाइप है, राइट। ग्लाइकोकैलेक्स इज द 2 टाइप्स, कैप्सूल एंड स्लाइम। कैप्सूल का काम क्या होता है, तो प्रोटेक्शन देने का। कोई आउटर एटमॉस्फेयर से, जैसे कैप्सूल ले लो, दवाई मैंने अभी बताया, तो कैप्सूल फॉर्म में होगा तो वो टफ होगा, हार्ड होगा, और वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। पर अगर ग्लाइकोकैलेक्स स्लाइम है, मतलब कि एक थीन लेयर है और वो क्या होता है, चिपचिपा होता है, तो वो उसका काम, स्लाइम का लेयर क्या होता है, फॉर द अटैचमेंट। अटैचमेंट, अब आप बोलोगे फिम्ब्रिन भी तो अटैचमेंट है, पर फिब्रिन अटैचमेंट विद द अदर ऑर्गेनिज्म है, जबकि ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर जो स्लाइम है उसका काम होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पर सेल को अपने आप को अटैच करना है। जैसे अभी बताया न्यूट्रिएंट वाली जगह आ गई, तो उसको अपने आप को वहाँ अटैच करना है, तो वहाँ के जो स्टोन्स होंगे उसके साथ ये स्लाइम लेयर की वजह से वो क्या हो जाएगा, वहाँ अटैच हो जाएगा, एंड इट कैन सर्वाइव दैट। सो फिर से ग्लाइकोकैलेक्स आर द 2 टाइप्स, कैप्सूल एंड स्लाइम। कैप्सूल जो होगा वो टफ लेयर होगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, और स्लाइम जो होगा वो थीन लेयर होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होगा, और वो क्या करेगा, एडहेशन या अटैचमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है। उसके बाद हम जाते हैं
तो देयर इज द साइटोप्लाज्म। तो इंटरनल लेयर जो होता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। दिस इज द 5th कंपोनेंट। आप सारे कंपोनेंट नंबर वाइज याद करोगे तो कोई भी कंपोनेंट भूलोगे नहीं। तो अंदर का जो लेयर है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म एक्चुअली प्रोकैरियोट में हमने अभी पढ़ा कि दे डू नॉट हैव द एनी ऑर्गेनल्स। काम करने के लिए कोई ऑर्गेनल नहीं है, पर काम तो करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए दे हैव द एंजाइम्स। अब ये एंजाइम कहाँ पर होते हैं? तो ये एंजाइम्स जो होते हैं वो ये जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर होंगे। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? तो एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फॉर दी ऑल द एक्टिविटी। तो वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है सारी एक्टिविटी को फंक्शन करने के लिए। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है कि अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं सेल के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, पावर हाउस है, एनर्जी देने का काम है। अगर प्रोकैरियोट के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और विदाउट एनर्जी नो वन कैन सर्वाइव। तो ये प्रोकैरियोट कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इसके लिए प्रोकैरियोटिक सेल के पास मीजोजोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज मीजोजोम? तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो इंटरनली साइड ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म की साइड पर फोल्डेड स्ट्रक्चर में होता है। देखो ऐसे ही। तो ये इनर फोल्ड अंदर की साइड की तरफ फोल्डेड फॉर्म में होता है और यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। तो मतलब कि रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी सेल को मिलेगी। सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोकैरियोट के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, देन हाउ दे कैन सर्वाइव और हाउ दे कैन प्रोड्यूस द एनर्जी? सो दे हैव द मीजोजोम। मीजोजोम इज द इनर सेल मेम्ब्रेन folding and they have the respiratory enzyme for the respiration function. It is also help into the cell division. तो ये दो फंक्शन मीजोजोम के हैं, प्लीज याद रखना। मीजोजोम क्या है? तो रेस्पिरेशन एंजाइम उसके पास होता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सो दिस वन इज द 6th वन। अब हम पढ़ते हैं 7th इज द राइबोसोम। राइबोसोम हमने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोट के पास क्या होता है? द प्रोकैरियोट हैव द ओनली राइबोसोम प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। अब ये राइबोसोम कौन से होंगे? तो 70S, मतलब कि उनका स्वेडबर्ग यूनिट है 70। आगे हम डिस्कस करेंगे। राइबोसोम दो टाइप के होता है, 70S एंड 80S। हम उसको आगे डीप में डिस्कस करेंगे। पर प्रोकैरियोट के पास किस टाइप का राइबोसोम होता है? दैट इज द 70S। नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो क्या है कि एक होता है डीएनए। डीएनए मतलब कि एक प्रॉपर फंक्शन करेगा। अब ये जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर देता है। जैसे कि हम सब 11th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो आप लोग, राइट? पर आप में से किसी एक के पास या किसी दो के पास ही कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा। समवन इज गुड इन आर्ट, समवन इज गुड इन सिंगिंग, समवन इज गुड इनटू द डांसिंग। तो ये जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है वो हर किसी के पास नहीं होता, कुछ ही लोगों के पास होता है, राइट? तो सेम वे ये सेल के पास ये प्लाज्मिड होता है। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए ही है, पर वो हर किसी के पास नहीं होता, वो कुछ कुछ के पास ही होगा और जिसके पास होगा उसको वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स देगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड का काम क्या होता है? टू गिव द एक्स्ट्रा कैरेक्टर। पर सेल का जो मेन फंक्शन है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस तो नहीं है पर डीएनए तो है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो डीएनए होता है वो डीएनए एक्चुअली इट इज अटैच्ड विद द मीजोजोम। तो यहाँ पर आप देखो तो लास्ट वन इज द डीएनए और ये जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में मीजोजोम के साथ अटैच रहता है, राइट? अब ये जो रेस्टिंग कंडीशन होगी, मतलब कि सेल को अभी डिवीजन नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन के ये कहीं पर नहीं दिया है, प्लीज़ ध्यान से, आपके बुक में भी ये नहीं है। तो आपका जो ये डीएनए है जब सेल को डिवाइड नहीं करना है या एक में से दो नहीं होना है तो रेस्टिंग कंडीशन उसको बोलते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ये डीएनए सेल के अंदर फ्री फॉर्म में मूव करता है, पर जब उसको डिवीजन करना है तो वो मीजोसोम के साथ अटैच हो जाता है। डीएनए इज द इन रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द सेल रिमेन इन फ्री फॉर्म इनटू द साइटोप्लाज्म, but at the time of division it attach with the mesosome.
राइट। तो यहाँ हम प्रोकैरियोट ख़त्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टाइप्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्लीज़ आप ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम फिर से खुद से बनाओ एंड हर एक का फंक्शन अलग से लिख कर प्रिपेयर करो।